विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1901 तक का ये पीरियड रहा। इसको विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी, जिसने 63 साल राज किया इंग्लैंड पर। ये एज बहुत अहम है, इसलिए है क्योंकि इस एज में नावल्स बहुत मशहूर हो रहे थे, जैसे ड्रामा एलिज़ाबेथन दौर में मशहूर हुए थे, और पोइट्री आपने देखा है कि रोमांटिक एज में मशहूर हुई। दूसरी बड़ी खूबी इस एज की ये है, इस दौर में वुमेन नॉवलिस्ट जो थी वो सामने आई, लेकिन अपना नाम हाइड करते हुए, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा किया नावल्स में। उन्होंने अपने नावल्स लिखे, बहुत ही शानदार, बहुत ही मशहूर नावल्स लिखे, उसका जिक्र मैं आगे करूँगा। अब एक और सवाल हिस्ट्री से करते हैं कि ये क्वीन विक्टोरिया जो थी ये मलका कैसे बनी। हमें बैकग्राउंड का पता होगा तब जाके हमें इस सारे विक्टोरियन एज का पता चल जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या है कि जैसे कि पहले मैंने बताया कि रोमांटिक एज में जॉर्ज थर्ड किंग थे, जो कि जॉर्ज सेकंड का बेटा था। इसके मुतल्लिक कहा जाता है, जॉर्ज थर्ड के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये दिमागी तौर पर थोड़े सही नहीं थे, मेंटल थे, मैडनेस इस पर सवार थी, क्योंकि ये बीमार हो गए थे। और इनकी शादी जो थी वो शार्लेट के साथ हुई, और इन दोनों के 15 के करीब बच्चे थे। अब बाप तो पागल था, तो पागलपन की जो क्वालिटीज़ थी वो आगे भी मुंतकिल हुई। तो जब जॉर्ज थर्ड मरा तो इसका बेटा आया जिसका नाम जॉर्ज फोर्थ था, और ये भी 1830 में मर जाता है। इसका कोई वारिस नहीं होता जॉर्ज फोर्थ का, तो बादशाह इसका भाई विलियम फोर बनता है। 7 साल के बाद यानी 1837 में विलियम फोर भी मर जाता है। अब क्या होता है कि 18 साल की नौजवान लड़की विलियम फोर की भतीजी इंग्लैंड की क्वीन बनती है। यहाँ तक उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा कि क्या था रोमांटिक। अब करते हैं इस दौर के लिटरेचर की बात। फ्रेंड्स, इस दौर में अमेरिकन लिटरेचर भी मंजर आम पर आ रहा था। जैसे कि आपको पता है कि रोमांटिक एज में पोएम्स ज़्यादा लिखी गई और विक्टोरियन एज में नावल ज़्यादा लिखे गए। अब इस दौर में नावल सीरियल में पब्लिश होना शुरू हो गए। सीरियल मीन्स के आप समझ लें कि इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश होना शुरू हो गए, जिसमें चार्ल्स डिकन का पहला नावल पिकविक पेपर था। चार्ल्स डिकन ने ज़्यादातर नावल सीरियल में लिखे। इनके मुकाबले में विलियम थैकरे जो थे वो आए, जिन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम वैनिटी फेयर था। फिर इसी दौर में 3 सिस्टर्स बहुत मशहूर थी। अब 3 सिस्टर्स कौन थी? इनको ब्रॉन्टी सिस्टर्स भी कहते हैं, जिनके नाम शार्लेट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी, ये 3 सिस्टर के नाम थे, शार्लेट, एमिली और एन। इन तीनों सिस्टर्स ने ज़्यादा नावल्स नहीं लिखे, मगर हर सिस्टर का एक एक नावल जो था ना, उनका स्पेसिफिक नावल बहुत ही मशहूर हो रहे थे, जिनमें एमिली का जो था वो वुदरिंग हाइट्स और शार्लेट का जेन एयर, जबकि एन का जो नावल था वो द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील्ड हॉल था। जैसे कि जेन ऑस्टन ने अपना नाम को हाइड करने के लिए नावल लिखे, अपना नाम अपने नावल्स पे नहीं लिखे, मेंशन नहीं किए, बिल्कुल इसी तरह इन सिस्टर्स ने भी अपने नाम को हाइड करके नावल्स लिखे। वजह ये थी कि इस वक्त फ़ीमेल्स को सोशली शमूलियत नहीं मिलती थी, सोशली वो माशरे में, सोसाइटी में अपने काम को शो नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इस दौर में वुमेन एक्सेप्टेबल नहीं थी एज ए वर्कर इन सोसाइटी। हालांकि इस दौर में वोट डालने का हक मिल रहा था, कैमरा ईजाद हुआ था, रिफॉर्म्स एक्ट्स आए थे, और अगर कुछ नहीं आया तो अक्ल और अवेयरनेस, आगाही कि लड़कियों का भी माशरे को चलाने में हक बनता है। ये
ये दौर लड़कियों के लिए किसी प्यूरिटन दौर से कम नहीं था। लड़कियों को सिर्फ घरों तक लिमिटेड रखा। होम एजुकेशन दी गई, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ भी शामिल हैं, जेन ऑस्टन भी शामिल हैं, ये बड़े बड़े नाम, और ब्रॉन्टी सिस्टर्स ये भी शामिल हैं। और शायद यही वजह थी कि वुमेन नॉवलिस्ट ने अपने नाम को हाइड रखा। मास्टर मैं जब कर रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, तो पहला सेमेस्टर था, जब मैं क्लास में मैंने लेक्चर लिया सर का, तो हमारे बकर कॉलेज के मशहूर प्रोफेसर सरमाविया साहब, इनसे मैंने एक दिन सवाल किया कि सर जॉर्ज इलियट इतना क्यों मशहूर है? तो सर ने बड़े प्यार से कहा, बेटा इतना ना कहो, इतनी कहो, क्योंकि वो फीमेल नावलिस्ट हैं। और मैंने फ़ौरन घर आकर गूगल किया तो हिस्ट्री से पता चला कि विक्टोरियन दौर में वुमेन अपने नाम को हाइड रखती थीं, क्योंकि वो रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया था। एनीवेज, जॉर्ज इलियट का असल नाम जो था ना, वो मैरी एन इवांस था। और ये जॉर्ज इलियट नाम ये मैरी के पेन का नाम था, और इसी नाम से वो अपने नावल्स पब्लिश करवाती थी, जॉर्ज इलियट। और इसके मशहूर नावल्स में मिल ऑन द फ्लस, एडम बेड और मिडल मार्च हैं। ये जितने भी मैंने नावलिस्ट का तज़किरा किया, ये सब नावलिस्ट विक्टोरियन एज के शुरुआती नावलिस्ट थे। इनके बाद जो नावलिस्ट आए थे वो एलिज़ाबेथ गैस्कल, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रोलोप, जॉर्ज मेरेडिथ और H.G. वेल्स। ये नावल्स इन दूसरे नावलिस्ट के बाद आए। अब इन राइटर्स में हमारे पास साइंस फिक्शन नावलिस्ट हैं, जिनका नाम H.G. वेल्स है। द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन इसी के नावल्स हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि H.G. से पहले एक फ़ीमेल नावलिस्ट भी थी, पीबी शैले की वाइफ, जिसका नाम मैरी शैले था, जिसने फ्रैंकनस्टाइन लिखा, जो कि साइंस फिक्शन नावल है। अब नज़र दौड़ाते हैं पोइट्री की तरफ। तो पोइट्री में हमारे पास जो नाम हैं मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्रिज, अल्फ्रेड ऑस्टन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, G.M. हॉपकिंस, थॉमस हार्डी, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, D.J. रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी, रुडयार्ड किपलिंग, ये नाम थे, ये वो पोइट्री के राइटर थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो इन्होंने पोइट्री को ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा। अब आपके माइंड में ये सवाल यकीनन आ रहा होगा कि ये क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग से मुराद एक ऐसी पोएम जो स्पीच या नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई, जो बयानिया अंदाज में हो, जिसमें सेल्फ कन्वर्सेशन भी इंक्लूड हो। और ये मैथ्यू आर्नन ने पोइट्री के साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी बहुत कुछ लिखा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ड्रामा के मुतालिक। ऑस्कर वाइल्ड का जो मशहूर ड्रामा था, जो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये भी काफ़ी मशहूर हुआ था। और फ्रेंड्स, इसी दौर में चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा गया। वजह ये थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, तो बच्चे मिलों में काम कर रहे थे। जिन राइटर्स ने ये लिटरेचर लिखा उसमें चार्ल्स डिकन्स, रुडयार्ड किपलिंग और ऑस्कर वाइल्ड भी शामिल हैं। तो ये था विक्टोरियन लिटरेचर के मुतालिक थोड़ा सा खुलासा, जो अहम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करते हुए जाएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।